डायोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मटेरियल होता है, डिवाइस होता है, ठीक है, जो जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये एज ए रेक्टिफायर बिहेव करता है। यानी कि डायोड जो है ये रेक्टिफिकेशन का काम करता है। थोड़ा सा डायोड को हम स्टडी करते हैं। डायोड बेसिकली पीएन जंक्शन होता है, ये ठीक है, सेमीकंडक्टर के मटेरियल का बना होता है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स होते हैं। ये जो ट्राइंगल है ये पॉजिटिव को डिनोट करती है, ये जो वर्टिकल है ये नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। ये होता है डायोड, ठीक है, डायोड कुछ इस तरह का होता है। और यही रेक्टिफिकेशन का जो काम है उसे अंजाम देता है, रेक्टिफिकेशन यही करता है। और रेक्टिफिकेशन को अब हम आते हैं फर्दर, और रेक्टिफिकेशन होती है दो तरह की, टू टाइप्स की। एक टाइप होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज और देखिएगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, और ये डीसी डायरेक्ट करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती हैं, डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होती। ये स्टेडी करंट है, ये कांस्टेंट रहता है। इन दोनों में जरा ये डिफरेंस याद रखिएगा। ऑल्टरनेटिंग हाफ वेव में एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, इसके साथ हमने एक डायोड को फिक्स किया है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, और इसको हम लोड भी कहते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग कोई सोर्स है, ठीक है। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ठीक है, और इसके बाद ये 270 है और 360 है। यानी कि 0 से 180 तक पॉजिटिव साइकिल है और 180 से 360 तक जो है ये नेगेटिव साइकिल है। ये दोनों साइकिल बारी बारी इसको मिलने होते हैं, ठीक है। इसका जो वोल्टेज है V है, डायोड का वोल्टेज VD होगा, और यहाँ का वोल्टेज जो है वो VR होगा, ठीक है। सबसे पहले 0 से 180 डिग्री, इस फेज में 180 डिग्री कह रहे हैं या पाई कह रहे हैं, ठीक है। इस केस में ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब देखें इधर से ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 0 से 180 के केस में, यानी कि जब ये वाला साइकिल का पार्ट जो है कंप्लीट साइकिल का, ये पॉजिटिव साइकिल जब आगे जाना है 0 से 180 में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की हम बात करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच है। अगर सेम पोलैरिटीज आपस में अटैच हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस है, जब फॉरवर्ड बाइस होगा करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, वीआर में से पास करेगा, लोड को करंट मिलेगा और आगे वर्किंग होगी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट फ्लो करता है और रेजिस्टेंस जो है वो वेरी फ्यू ओम की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है जी, इस केस में करंट जाएगा, पास करेगा और हमें आउटपुट जो है वो यहाँ पर मिलेगा 0 से 180 डिग्री। जब तक 180 डिग्री होगा करंट 0 होगा। उसके बाद सेकंड जो केस है वो होगा नेगेटिव साइकिल का 180 डिग्री से 360 डिग्री तक, ठीक है। जब ये 180 डिग्री से 360 डिग्री होगा तो नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अब देखें नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, यानी पोलैरिटी चेंज हो गई है। अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब है ये वाली बाइसिंग कहलाती है रिवर्स बाइसिंग।
ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाती है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, अब करंट जो फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, करंट हमेशा उस वक्त फ्लो करेगा जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में ये जिन्होंने एफएससी के स्टूडेंट्स हैं ए लेवल्स के भी, हमने ये पढ़ा होगा कि जब ये पीएन जंक्शन बनते हैं तो दरमियान में डिप्लीशन रीजन आता है रिवर्स बाइसिंग में, फिर वो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल्स उस रीजन को पार नहीं कर पाते, वोल्टेज कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आर मैक्सिमम का मतलब है कि जो करंट है वो मिनिमम हो जाता है, करंट पास नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें आउटपुट जो है वो इस तरह की मिलती है, खाली मिलती है, कोई आउटपुट हमें मतलब कोई आउटपुट होती नहीं है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि हाफ वेव के केस में हाफ साइकिल पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट मिलती है, नेगेटिव साइकिल में आउटपुट हमें नहीं मिलती। तो इसकी जो आउटपुट है इनपुट है ये वाली है। ठीक है, ये 0 से 180, ये 360। ठीक है, ये इनपुट है, और जो आउटपुट है आउटपुट में पॉजिटिव साइकिल की पीक हमें मिलेगी। ठीक है, और जो नेगेटिव साइकिल है उसकी पीक हमें नहीं मिलेगी, ये खाली जगह जाएगी। ये इस तरह है। उसके बाद जब दोबारा पॉजिटिव साइकिल जाएगा फिर हमें पॉजिटिव पीक मिलेगी, नेगेटिव पीक नहीं मिलेगी। तो आउटपुट जब इस तरह के होते हैं इसमें आपको एक पीक मिलती है, एक पीक नहीं मिलती। ठीक है, इसका मतलब है पॉजिटिव पीक मिली, यहाँ भी पॉजिटिव पीक मिली, आगे पॉजिटिव, सेम पीक मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये करंट जो है हो गया, इसका मतलब करंट जो है ये बेसिकली हो डीसी में गया है, यानी एक ही पीक आपके पास आ गई है, यूनिक पीक आ गई है। लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो बेसिकली पल्सेटिंग है। ठीक है, यानी कि इसका करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये पल्सेशन जो है हम फिल्टर से दूर करते हैं, फर्दर इसको मैं अगले में डिस्कस करूंगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। और इस केस में आपने याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है इनकी वो आउट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने एंटर की है या अप्लाई की है वो अगर 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 50 ही होगी। उसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, पीआईवी ये फेडरल की बुक में है, पी इनवर्स वोल्टेज ये वी मैक्सिमम के इक्वल होता है। ठीक है, ये फेडरल के स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, पंजाब के स्टूडेंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। ठीक है, ये रिवर्स बायस के केस में ही ये पीक इनवर्स वोल्टेज है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस एक सिलेक्टेड रेंज तक किसी वोल्टेज को ना बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उस वोल्टेज पे स्टैंड कर सकता है। जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू आप ज्यादा कर देंगे ना, एक हाथ से ज्यादा कर देंगे, वो एवलांच हो जाएगा, एक ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन की वजह से ये जो है जो डायोड है ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, इनवर्स वोल्टेज का मतलब है कि वोल्टेज जिसका मतलब है कि करंट आगे नहीं पास कर रहा, वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर ये विथस्टैंड कर सकता है, उसको बियर कर सकता है। ठीक है, वो इनवर्स वोल्टेज जो है पीक इनवर्स वोल्टेज बेसिक कहलाते हैं, और उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम के इक्वल होती है, यानी जितने वैल्यू इसकी होगी वही पीक इनवर्स वोल्टेज की होगी। जी बच्चों, ये था जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे फुल वेव। इसमें अभी मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। जी स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी मैंने आपको किया, 5 मिनट है, 5 मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
आउटपुट के नीचे क्या लिखा है? सर जी सर आपने F इनपुट और F आउटपुट के नीचे क्या लिखा है? ये जी सर। फ्रीक्वेंसी है, जो एसी की फ्रीक्वेंसी अप्लाई की करते हैं ना, वही फ्रीक्वेंसी इनपुट की जो है वही आउटपुट की होगी। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 है तो हाफ वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी जो है वो 50 ही होगी। सर ये जो सर आप स्टार्ट से थोड़ा समझा देंगे, मेरा बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था। 1 मिनट मैं बता देता हूँ। और सर ये पीआईवी वाला ना पॉइंट भी डिस्कस एक दो करवा दीजिएगा कि वोल्टेज मैक्सिमम पे क्या मतलब होता है, और ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है पीआईवी आता है, या फिर क्या मतलब कोई सीन इसका? फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी तो वो सिग्नल की है ना, फ्रीक्वेंसी तो क्या चीज है। तो इसका रिलेशन किसके साथ है पीआईवी का? मैं बता देता हूँ 1 मिनट। फ्रीक्वेंसी तो सिंपल है ना, जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की है वही आउटपुट की है, ये तो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट इसका। पीआईवी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज ये है कि कितना वोल्टेज ये है ना बियर कर सकता है, क्योंकि जब आप इसे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक एवलांच प्रोड्यूस होगा, जो तेजी से इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर देंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा करंट, और ये इतना ज्यादा करंट जो है इस डायोड को खराब कर देगा। वो वैल्यू वोल्टेज की, जितना वोल्टेज को ये बर्दाश्त कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिजाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर इसको 15 से ज्यादा वोल्टेज दिया गया, ठीक है, तो ये डायोड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो 15 की जो वैल्यू है ना वो बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज होगी, यानी जिस वैल्यू को ये बर्दाश्त, जिस वोल्टेज को ये बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है, वो वोल्टेज की वैल्यू पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगी। सर रिवर्स बायसिंग में? जी रिवर्स बायसिंग में, इनवर्स है ना पीक इनवर्स वोल्टेज। सर इधर तो हमारे पास मैक्सिमम में क्या लिखा है? वी मैक्सिमम मतलब वही ना, जो मैक्सिमम वोल्टेज ये बियर कर सकता है, पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज है। मैं ऐसे कहता हूं मैं 15 वोल्ट पीआईवी के इक्वल कैसे हुए है। सर? ये जो वी मैक्सिमम को आपने पीआईवी के इक्वल लिखा है सर, ये बता दें सर, लास्ट पॉइंट बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि मैं इस वोल्टेज को मैं डिजाइन किया है, ये मैंने एक ना पीएन जंक्शन एक डायोड बनाया है, ठीक है। ये डायोड मैंने आप लोगों को दिया है कि आप इसको यूज करें, और साथ में ये कहता हूं कि अगर आपने इस डायोड का जो वोल्टेज है वो 15 से ग्रेटर करेंगे ना तो डायोड खराब हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट पास करेगा, रिवर्स बायसिंग में है ना एवलांच हो जाएगा। जो मैंने आपको वोल्टेज की वैल्यू बता दी है ना, कि इसका मतलब ये है कि 15 वोल्ट तक ये रिवर्स वोल्टेज में 15 वोल्ट तक ये जो है ना विथस्टैंड कर सकता है, 15 वोल्टेज को ये अपने बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। जैसे ही 15 वोल्ट से वैल्यू ज्यादा होगी ना डायोड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 15 वोल्टेज है बेसिकली ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो ये डायोड जिस पर वर्किंग कर सकता है खराब होने से पहले तक, ठीक है। और ये मैक्सिमम वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है, और ये इक्वेशन है पीक इनवर्स वोल्टेज इज बी मैक्सिमम। आप इसे कम वोल्टेज देंगे वो इजीली काम करेगा, इस पर भी काम करेगा, लेकिन इससे ज्यादा वोल्टेज पर वो खराब हो जाएगा। सर ये तो समझ आ गई कि जो हम मैक्सिमम वोल्टेज मतलब लगाएंगे उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। सर ये 2020 में आया भी था कि इसका एब्रिविएशन पीआईवी क्या, क्योंकि पीटीबी में नहीं। वो 2020 केड़ा 2000 कौन सा 2020 21 में, सॉरी 21 में शायद आया था सर। नहीं नहीं सर सही कह रहा है, ये 2020 में एमसीक्यू ये आया है, पीआईवी स्टैंड्स फॉर। जी सर 2020, आप 2020 ईयर कहना, अगर 2020 वोल्ट कह रहे हो, मैं क्या 2020 वोल्ट कहां से आ गया? नहीं यार बताया सर। हाँ ठीक है, तो पीआईवी स्टैंड फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। हाँ अब जी, पूछा तो मतलब हम जब करंट देते हैं वोल्टेज जब भी प्रोड्यूस होता है तो करंट हमारे पास फॉरवर्ड बायस के केस में फ्लो करता है, रिवर्स में तो फ्लो ही नहीं करता। तो आपने कहा कि इस केस में हमारे पास हम मैक्सिमम वोल्टेज देंगे और रिवर्स बायस्ड होगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये तो फॉरवर्ड होगा तो फिर वोल्टेज उधर होगा ना मैक्सिमम। मेरी बात सुने, अब आपने ना इसकी रीडिंग बुक से करनी है, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा। जब आप रिवर्स बायसिंग आती है ना, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की जो लेयर है, डिप्लीशन रीजन जो वाइड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते,
ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं ना एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से थोड़ा सा करंट, माइनॉरिटी करंट जो है वो फ्लो करता जरूर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे ना, माइनॉरिटी कैरियर चार्जेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, वो इंक्रीज होंगे। जब आप वोल्टेज पीक इनवर्स से ज्यादा कर देंगे ना, उस वक्त ये होगा कि जो इस मटेरियल सेमीकंडक्टर के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है ना, एन टाइप और पी टाइप में बॉन्ड बनते हैं, तो जब आप वोल्टेज से ज्यादा कर देंगे बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो एक ही सेकंड में, एक स्मॉलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा करंट यकदम फ्लो करेगा इस डायोड में से, ठीक है, और उसे कहते हैं एवालांच इफेक्ट। और ज्यादा करंट फ्लो करने की वजह से ये खराब होगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप ना बुक में वो लिखी है, उसको जरा एक बार पढ़ लें कि ये कैसे होगा सारा। सही, मतलब वो जो पहले पेजेस हैं वो सर- रीड करना लाजमी है। क्या? रेक्टिफायर से पहले जो पेजेस लिखे हुए हैं वो जो एक दो वो पढ़ हाँ, लें। वो आप पढ़ेंगे ना, आपकी जो ये जो आप क्वेश्चन पूछना है ये आपके क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है सर रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो करता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, लेकिन डायोड ओवरऑल तो होता नॉन कंडक्टिंग स्टेट में ही है ना। हाँ जी, होता नॉन कंडक्टिंग स्टेट में ही है, ठीक है, सर बिल्कुल। सर मैंने पूछना था कि हमारी बुक में जब आप लिखा यहाँ पर हुआ है, अप्लाई होते हैं जी। सर हमारी बुक में लिखा हुआ है ना, जब हम इससे वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज तो जो है हाँ, जब सर्किट ब्रेक हो जाता है ना, तो ये जो हम पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसमें जब हम रिवर्स ये जो रिवर्सिंग वाला होता है डायोड, तो वो ब्रेक क्यों नहीं करता सर्किट? बच्चे वो हम आगे जाके देखेंगे, पहली चीज है। दूसरी बात है कि उसमें डायोड जो है ना वो या दो यूज होते हैं ना, या चार डायोड यूज होते हैं, आपको आउटपुट जो है वो दोनों की मिल रही होती है इस वजह से, ठीक है ना। वो उसमें जाके हम एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछें। सर एक क्वेश्चन है मेरा इरेलीवेंट से, ये कि मतलब हमारा वो पिछला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तो कुछ डिस्कशन नहीं करनी थी आप? क्या चीज? हमारा जो मतलब जो प्रीवियस चैप्टर है वो तो वाइंड अप हो गया है, मतलब तो हाँ जी। उसकी रजिस्ट्रेशन कह रहा हूँ, वो टेस्ट की डिस्कशन नहीं करनी थी? वो मैंने कल बताया तो था कि जो हम करेंगे मंडे को, कल फाइनल हुआ था। सर आप फिर लोगों वो ने कहा था, आपकी क्लास ने कहा था कि मंडे को देना टेस्ट। सर वो लास्ट में मेरा ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, तो अच्छा, नहीं वो इंशाल्लाह मंडे को डिस्कशन करेंगे। वो मंडे फाइनल हुआ था। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। सर पीआईवी का क्या फुल फॉर्म बताया आपने? पीआईवी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अच्छा बच्चे एक बात बताएंगे, अगर मैं ये इनपुट अप्लाई कर दूं एक डायोड सर को, पी क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज मैं लिख देता हूं। अच्छा बच्चे ये बताएंगे, अगर मैं ये वाला वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला वोल्टेज अप्लाई करता हूँ इसको, आलिया तारी काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। ये है पीआईवी। ये बच्चों सबके पास वो टेक्स्ट बुक्स है ना, आपके पास ओपन की हैं, फेडरल पंजाब दोनों की? यस सर, सर पंजाब की है, फेडरल की क्या सर? मैंने सर जिसके पास ना ही फेडरल की है ना पंजाब की, वो आपके पास केपीके वाली बुक है या ए लेवल्स हैं, क्या कौन सी क्लास नहीं, है? ये बलूचिस्तान वाली बुक है सर। बलोचिस्तान में तो पंजाब की बुक नहीं फॉलो करते, उनकी अपनी है। नहीं सर, अपनी बुक है मेरे पास। तो रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है इसमें? जी सर है। उसमें देखें कौन सी उन्होंने डायग्राम बनाई है, 4 डायोड लगाए हैं, 2 डायोड वाली है। ठीक है सर, देखती हूँ। सर केपीके और फेडरल की है क्या? हाँ जी, केपीके फेडरल एक ही है, मेरा ख्याल है इनकी एक ही है। यस सर, सेम है केपीके और फेडरल। केपीके और फेडरल सेम है, ठीक है बच्चों। इसमें आपने ये चीजें सारी याद रखनी है, चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं।
और अगर वोल्टेज की बात करें फॉरवर्ड बाइस में, आपने ये याद रखना है कि बीटी का जो टोटल वोल्टेज जो है वो होता है बीटी प्लस वीआर, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में जो वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली वीआर के इक्वल होता है। सारा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होना है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट सारा फ्लो कर देगा इसीलिए, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आप लोगों ने एज इट इज याद रखनी है, सिंपल ये चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। मैं एमसीक्यू इसके ऐसा कोई नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये है कि आपने चीजें जो है ना इनको याद रखना है। और इनकी जो बुक पे जो लिखा है ना आपने, फिर मैं आपको कहता हूँ जो बुक है उसको आपने अच्छी तरह लाजमी रीड करना है। फेडरल करें पंजाब करें या दोनों करें, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, ठीक है। वो लाजमी आपने उनको पढ़ना है। और अगर किसी को फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में या ये जो करंट कम ज्यादा है इनमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये जरा इसका बेसिक लेवल सारा पढ़ेंगे ना आप बुक से तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो मैंने भी एवलांच वगैरह बताया था। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। एक मिनट, आप बोलो क्या कह रहे हो। सर मैंने कहा एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि ना जब आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक अब आप स्टार्ट करवा रहे हैं तो सर हमें थोड़ा ट्रिक बता देना इसकी डायग्राम का। सर ये एमसीक्यू ज्यादातर मेरा हर दफा रॉन्ग होता है, मतलब मुझे डायग्राम नहीं इसकी सही बनानी थी, वो मैं जो वो नहीं होते ये डायोड ही आगे पीछे लगा देता हूँ तो मेरा एमसीक्यू रॉन्ग हो जाता है। जी जनाब, आपकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है और उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, इसके ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऐसी है कि जिसमें दोनों साइकिल जो है पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल जो है वो रेक्टिफाई होकर आउटपुट पे आते हैं, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो मैं पंजाब और फेडरल दोनों के ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस वजह से किसी ने कोई कंफ्यूजन होना, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा भी, तो जिनके पास डायग्राम हैं वो उसको देखें और जिनके पास नहीं है वो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। फुल वेव में दोनों साइकिल जो है वो आउटपुट पे मिलेंगे, ठीक है। और मैंने डायग्राम एक बनानी है, उसी से मैंने आपको सारा समझाना है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के जो ऑपरेटर्स हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है सेंटर टैप, ठीक है, सेंटर टैप टाइप होता है। ये कुछ इस तरह का होता है कि इसमें दो डायोड यूज किए जाते हैं। फेडरल के बुक में ये सेंटर टैप बना हुआ है, वो वाला हाफ वेव में भी और फुल वेव में भी, ठीक है। तो ये देखें, ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर टाइप होता है। ये प्राइमरी कॉइल है, उसके बाद यहाँ पर है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल है, एक डायोड यहाँ पे लगा है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, ये इसे आप पॉइंट ए कह लें, इसको सी कह लें, एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। दो डायोड हैं। आसान, अब आपने ये याद रखना, देखो दोनों डायोड एक तरह ही लगे हैं, पहले ट्राइएंगल है फिर वर्टिकल लाइन है, आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे पहले ट्राइएंगल है तो फिर वर्टिकल लाइन, दोनों एक जैसे ही लगे हैं, एक टाइप के ही लगे हुए हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में ही लगे हुए हैं। इसे हम कहेंगे डायोड D1, इसको कहते हैं डायोड D2। ये पॉजिटिव साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है एसी का। जब ये अप्लाई करेंगे ना ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल या 0 से 180 डिग्री, 180 डिग्री में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये इसका टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच है, इसका दूसरा नेगेटिव के साथ अटैच है, तो इस केस में D1 जो है ये फॉरवर्ड बाइस होगा। D1 के फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से जो आपके पास आउटपुट है वो आपको लोड पे मिलेगी, और वो इधर रेजिस्टेंस लगानी है। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लोड लगा देता हूँ, ठीक है। D1 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, D2 रिवर्स बाइस होगा, करंट सारा का सारा फॉरवर्ड बाइस से निकल कर D1 से निकल कर आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो उस केस में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है।
तो D1 जो है 180 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो इस केस में D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना सारी वो आपने बुक से स्टडी करनी है। मैंने आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स आपको मेरे साथ डिस्कस करने हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है सारी वो आप बुक से पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, ठीक है। और D2 फॉरवर्ड बाइस होगा तो जो नेगेटिव साइकिल है वो आपके पास आउटपुट पे मिलेगा यूं करके, ठीक है। यानी आपके पास दो साइकिल है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आउटपुट पे आपके पास पॉजिटिव साइकिल दो आ जाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि जब D1 फॉरवर्ड बाइस था, मैं इसको मिटाता हूं, D1 फॉरवर्ड बाइस जब था, यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां से जाएगा और C में आएगा, रेजिस्टेंस C में लगाते हैं, ये भी लोड है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, D1 की वजह से, ठीक है, करंट इस तरह आ रहा है। लेकिन जब ये D2 फॉरवर्ड बाइस होगा, उस केस में देखें करंट इस तरह मूव करेगा, यहां से इस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, तो करंट की डायरेक्शन अगेन यही होगी, ठीक है, ये D2 की वजह से। ये आपका ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ये 2019 का आपका एमसीक्यू है पीएमसी का। देखें डायोड D1 है या D2 है, करंट D1 के से इस तार में जा रहा है या D2 से इस तार में जा रहा है, दोनों सूरतों में करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। ये आपका 2019 में 2019 में एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो D1 से जाए या D2 से जाए, ठीक है, करंट की डायरेक्शन उस रजिस्टर में सेम रहेगी, वो डिपेंड नहीं करेगी कि D1 से जा रहा है या D2 से जा रहा है। और यही कॉन्सेप्ट आप पंजाब की बुक में भी देखेंगे तो यही चीज वहां पर अप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद ये इनपुट थी, ठीक है, और जो आउटपुट है ये हमें मिलेगी पहली आउटपुट D1 की वजह से, ठीक है, ये फर्स्ट आउटपुट है। और सेकंड जो है ये जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हमें दूसरा है, ये हमें मिलेगी D2 की वजह से। इसी तरह आगे चलेंगे, ये जो थर्ड है ये भी हमें D1 की वजह से मिलेगा, और जो फोर्थ है ये हमें D2 की वजह से मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा करंट की डायरेक्शन एक ये हो गया कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल थे, अब सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल है इसका मतलब है डायरेक्शन एक ही हो गई है, लूप की डायरेक्शन या उसके जो साइकिल की डायरेक्शन एक है। पर ये जो करंट है ना ये बेसिकली पल्सेटिंग है। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूंगा। पल्सेटिंग होता है कि ऐसा करंट जो एसी और डीसी का मिक्सचर हो, इसका मतलब है ये एसी और डीसी का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी जो पल्सेटिंग कहलाता है। कैसे मिक्सचर है, एक तो डीसी का मतलब है कि डायरेक्शन सारे की पॉजिटिव है, यूनी हो गया। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। पहले मैग्नीट्यूड मैक्सिमम फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये डीसी की एसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस पल्सेटिंग को स्मूथ करने के लिए ये जो है ना इसके साथ हम लगाते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर एज ए फिल्टर बिहेव करता है। तो फिल्टर के लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर का काम क्या है, देखें कैपेसिटर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है, डीसी को अलाउ नहीं करता। जब ये वाला करंट जो है यहाँ पर आप एक कैपेसिटर लगाते हो, ठीक है, ये आपने कैपेसिटर लगाया फॉर एग्जांपल, आपने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो कैपेसिटर है ये जो उसका ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड जहां चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट को वापस भेज देगा रजिस्टर में, और जो डायरेक्ट करंट है इसका उसको ये बाहर निकालेगा। यहाँ पर आप ये आउटपुट रख लें, उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो आपके पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। ये आपके पास फिल्टर होने के बाद इस तरह की आउटपुट होगी जो 100% डीसी तो नहीं होगा, लेकिन उसकी पल्सेशन जो है काफी हद तक खत्म हो चुकी होगी। और ये वाला करंट जो बेसिकली वो डीसी करंट होगा जो हमें आउटपुट पर मिलेगा,
ठीक है, इसमें आपने ये चीजें याद रखनी है और उसके साथ इसकी एक फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि देखें इसमें हमारे पास एक लूप में 2 साइकिल्स आ रहे हैं, तो रिपल्स 2 आ रहे हैं, तो एफ इन जो है 2f आउट होगी, यानी f आउट जो है वो 2 टाइम्स होगी। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 होगी, 2 टाइम्स होगी। ठीक है ना, एक साइकिल में हमें 2 इसके रिपल्स मिल रहे हैं, तो 2 रिपल्स मिलने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ये था जी सेंटर टैप प्रोसेस इसका, जिसमें हमने इसको रेक्टिफाई किया है। ये फेडरल की बुक में है, आपने पंजाब के स्टूडेंट्स ने इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें इसमें याद रखने की चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है। या ये है कि जो करंट की डायरेक्शन है, कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस हो, करंट की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। सर एफ आउटपुट 2 टाइम्स हो गया एफ इनपुट के फुल। सर आपने एफ इनपुट लिखा है 2 टाइम्स आउटपुट के, क्या सर हुआ? आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होगी इनपुट से फुल वेव रेक्टिफायर में? हाँ जी सर एफ सर आउट आपने इज इक्वल टू 2 इनपुट एफ को लिखा है ना, इनपुट को डबल कर दिया। सॉरी, अब ठीक है जी सर। सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है सर, मतलब नेम वेव नंबर तो सेम रहेगा ना? हाँ जी, वो साइकिल तो सेम ही रहेंगे। ये 50 आ रहे हैं, इनपुट 50 है, ठीक है। लेकिन आपको हर साइकिल, ये बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसे ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कहते हैं पल्स, वो रिपल फ्रीक्वेंसी, इसका ये नाम होता है रिपल फ्रीक्वेंसी, कि हर एक साइकिल में आपको 2 सेम डायरेक्शन में रिपल्स मिल रही है, ठीक है। मतलब एक साइकिल था, आपको आउटपुट में 2 रिपल्स मिले, ये रिपल्स है बेसिकली। इस ये रिपल्स की फ्रीक्वेंसी रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस वजह से इनपुट से 2 टाइम ज्यादा होगी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। सर अब रिपल फ्रीक्वेंसी एफ आउट को कहेंगे या एफ इन को? आउटपुट को, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिपल फ्रीक्वेंसी है। और सर ये जो लास्ट पे आपने कैपेसिटर अटैच किया है फिल्टर के तौर पे, सर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। बच्चे फिल्टर के तौर पे हमने देखा ना, ये जो पल्सेटिंग है करंट, पल्सेटिंग का मतलब है ये एसी और डीसी का मिक्सचर है। डायरेक्शन सेम है, यानी सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। हम इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं इसके साथ। कैपेसिटर का काम क्या है कि जो इसका एसी कंपोनेंट है ना, उसको ये वापस भेज देगा, ठीक है। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, और जो डीसी कंपोनेंट है उसको ये अलाउ नहीं करेगा, डीसी कंपोनेंट को यहाँ से बाहर निकाल देगा, और डीसी कंपोनेंट इस तरह आपके पास रेक्टिफाई होकर आउटपुट में मिलेगा। यानी फिल्टर के बाद जो आउटपुट है वो इस तरह की होगी, मुकम्मल सर ये तो डीसी की आपने लिखी है ना सर, एसी की कैसे होगी? नहीं, एसी ने दोबारा आगे चले जाना है, कैपेसिटर ने एसी को अलाउ करना है, इसके एसी पार्ट को, एसी पार्ट आगे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला सिर्फ पार्ट मिलेगा, बाकी ये सारा जो हिस्सा है ना, ये सारा कैपेसिटर वापस भेज देगा सर्किट में, उसने अलाउ कर देना है। आउटपुट पे आपको सिर्फ ये पार्ट मिलेगा डीसी वाला, और उसकी जो फिल्टर के बाद आउटपुट होगी वो इस तरह की होगी, मुकम्मल डीसी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इस तरह की उसकी आउटपुट होगी फिल्टर के केस में। ये फिल्टर हमने हाफ वेव और फुल वेव दोनों में ही अप्लाई करना है। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। अब मैं ये ना फेडरल का हो गया डिस्कस बच्चों। जो चीजें मैंने यहाँ बताई है ना आपको, ये पंजाब में भी आउटपुट सारी यही है, मैंने सिर्फ डायग्राम चेंज करके आपको बताना है, ठीक है। और बाकी सब चीजें वही है, कोई नई चीज नहीं होगी उसमें, ये चीज जरा याद रखिएगा, ठीक है जी। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो सेंटर टैप है उसमें 2 रेक्टिफायर यूज होते हैं और डायोड यूज होते हैं, और दूसरा है ब्रिज ऑपरेटर्स। ब्रिज रेक्टिफायर ये पंजाब की टेक्स्ट बुक में है, इसमें 4 डायोड्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। मैं एक सर्किट की शेप बनाकर उसी से सारा एक्सप्लेन करूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि मुझसे शेप सही बन जाए।
आप ये देखेंगे ना, ये पंजाब वाले, ये पेज नंबर 157 पर ये बनी हुई है, तो इसको जरा देख लीजिएगा बार। बच्चों एक में क्वेश्चन है पूछा गया, बहुत ही अहम मार्क का मैं सरंजाम देने लगा हूँ, ये डायग्राम वाला, ये जरा ठहर जाइएगा। और मेरी डायग्राम बनाते वक्त हंसना मना है काइंडली। हाँ तो जरूर बोलो। आप उतनी देर ना इसकी जरा थ्योरी जो है बुक से पढ़े, पंजाब फेडरल वाले दोनों ही, उसमें दो पॉइंट्स हैं। जैसे वो कहता है कि आउटपुट पे जो वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज कहलाता है। इस तरह की चीजों को साथ साथ हाईलाइट भी करें, सिंपल चीजें भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। बुक को रीडिंग ऐसी बुक की करती है आप लोगों ने, आप लोग मुझे अच्छी रीडिंग करें, मैं अच्छी डायग्राम बनाता हूँ। ये है जी ब्रिज अपरेटस, ब्रिज टाइप अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इस एक से मैंने आपको ना दोनों चीजें डिस्कस करनी है। इस तरह इसको अब आपको मैंने इसका मेन थीम भी बताना है। 0 से t/2, t/2 से मुराद है 0 से 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ से देखें, ये गया, ये यहाँ पे आने के बाद ये नेगेटिव, पॉजिटिव इस D4 के नेगेटिव के साथ अटैच है, ये रिवर्स बाइस है, D1 फॉरवर्ड बाइस है। अगर D1 फॉरवर्ड बाइस है तो इसके सामने वाला जो बिल्कुल इसी तरह लगे वो भी फॉरवर्ड बाइस होगा। D1 और D3 जो है ये फॉरवर्ड बाइस होंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस होंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगी, ठीक है। ये जो आउटपुट है ये D1 और D3 की वजह से मिलेगी। ये ब्लैक और ब्लू में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन है वो ये होगी, सारा करंट सर्किट में पास करेगा। एहसान आपने मुझे जो क्वेश्चन किया था सुनिएगा, 4 डायोड है, हर 2 डायोड सेम लगे होते हैं। देखें जैसे D1 लगा है वैसे ही D3 लगा है, ठीक है। जैसे D2 लगा है वैसे ही D4 लगा है, ठीक हो गया। आप ये याद है अगर D2 को मैं उलट कर दूं, ये इस तरफ आ जाए इस तरफ आ जाए, तो D4 भी वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। आपको ना सिंपल ऐसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि वो 4 ऑप्शन देकर ब्रिज ऑपरेटर्स के कहीं बताएंगे कि डायोड फॉरवर्ड बाइस कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए ना कौन सी अरेंजमेंट जो है वो इक्वल सही है। आपको 4 ऑप्शन में इस तरह के बना के दिए जा सकते हैं। आपने ये याद रखना है जो आमने सामने वाले डायोड्स है ना ये एक जैसे लगे हो,
ठीक है, यानी कि अगर मैं D1 को इस तरह लगा दूं तो D3 भी इसी तरह ही लगा होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेटर सही है। ठीक है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में ये हो जाएगा। उसके बाद T/2 से T यानी कि 180 डिग्री से 360 डिग्री, उसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये देखें ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। D4 फॉरवर्ड बाइस, अगर D4 फॉरवर्ड बाइस है तो इसके सामने वाला फॉरवर्ड बाइस होगा। D4 और D2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस होंगे। ठीक है, और ये वाली आउटपुट आपको मिलेगी D2 और D4 से। आउटपुट वही मिलेगी, पल्सेटिंग होगी, उसका फिल्टर को आप कैपेसिटर लगा के उसको आप पल्सेटिंग से डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और जो करंट की डायरेक्शन है वो इसमें अगेन सेम होगी। तो करंट की डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम होगी। ये था जी ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और बुक से आपने पंजाब फेडरल वालों ने सारा इसको एक्सप्लेनेटरी जो इसकी है एक्सप्लेनेशन सारी वो आपने वहां से स्टडी करनी है। और इसमें अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें। ये जरूर याद रखिएगा बच्चों के डायोड जो है मैंने आपको बता दिया उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी। ठीक है, आपको इस तरह के 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कौन सा फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड वैलिड है ऑपरेटर्स। तो डायोड जो है वो सेम लगे होंगे, सेम डायरेक्शन में लगे होंगे, तो आपने उनसे फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग जो है वो आपको खुद ही पता चल जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए यही एक टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो देखें एक दिन में मैंने चैप्टर खत्म करवा दिया आप लोगों का जी। अब क्वेश्चन जो आसान हो वो मुझसे पूछिएगा, मुश्किल क्वेश्चन ना पूछेगा क्योंकि मेरा मुंह बहुत थक चुका है बोल बोल के। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये आपने पल्सेटिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। कौन सा? ये पल्सेटिंग के नीचे आपने क्या बनाया हुआ है? ये कुछ भी नहीं बनाया, उसके साथ मैंने एक बनाया हुआ है ग्राफ आउटपुट का डीसी का। जी सर वो मुझे नजर नहीं आ रहा। सर अगर मतलब चेंज कर दें D1 D2 को सर इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ये फॉरवर्ड बाइसिंग उसकी चेंज हो सकती है कि अगर आप थोड़ा चेंज कर देते हैं, इनको उल्टा सीधा कर देते हैं, तो हो सकता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में D2 D4 फॉरवर्ड बाइस हो जाए पहले 0 से 180 में, ये पड़ सकता है। लेकिन सर जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो स्टैंडर्ड यही डायग्राम होगी, मीन D1 D2 चेंज नहीं होंगे? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अव्वल तो वो आपको इस तरह के एमसी अगर वो क्वेश्चन देते हैं ना तो वो आपको इसका बता देंगे, आउटपुट वगैरह का पूछेंगे, या मैंने कहा अगर आपको सर्किट का वो पूछ लेते हैं, आपको 4 ऑप्शन देते हैं। ए लेवल में इस तरह क्वेश्चन है ना कि इस तरह के 4 ऑप्शन है, तो ये जो है ना अंदर वाला ऑपरेटर ये जो स्केल है ये बनी है, 4 ऑप्शन है, वो कहते हैं बताएंगे कौन सा रेक्टिफायर जो है ना वो एज ए फुल वेव रेक्टिफिकेशन बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसमें आपने ये याद रखना है कि डायोड कैसे लगे, एक जैसे लगे हैं, जो सामने वाले डायोड जो है ना वो सेम पोजीशन में सेम तरह लगे हों, ये चीज आपने याद रखनी है। यस सर। और सर पंजाब टेक्स्ट बुक में तो ये 2 पेज ही बनते हैं सर, बस यही करने हैं रेक्टिफिकेशन वाले? यही है रेक्टिफिकेशन बस सर। मेन चीजें जो है सारी मैंने आपको बता दी हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि उसको पढ़ लें। एक चीज लाजमी लिखी है, जो लोड पे जो वोल्टेज होता है उसको आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। इस तरह की चीज आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, क्योंकि एमसीक्यूज में वो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं कि जिनके बारे में उनको ये होता है कि ये स्टूडेंट है ना इनको बॉदर नहीं किया होगा। अब देखिए ना ये वाला एमसीक्यू उन्होंने दिया हुआ है कि जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दोनों साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, सेम होती है, इन्वर्टेड होती है, क्या होती है। तो अब ये देखें बच्चे अमूमन इन चीजों को बॉदर नहीं करते, वो उनका नजर ही नहीं पड़ती। ठीक है, वो यहाँ सारा गौर से पढ़ लेते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो छुपी हुई होती है ना उनको नहीं समझते, तो यहाँ से भी मार खा जाते हैं। ऐसा होता है, इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि बुक को आप गौर से पढ़ें या इस तरह के डायग्राम इनका गौर से समझें। ये मैंने आपको बता दिया, और ये किस तरह याद रखना है ये भी बता दिया कि आपने सामने वाले डायोड सेम लगे होंगे। अगर मैं सिर्फ इस डायोड को उल्टा कर दूं तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाला नहीं बनेगा। सर जो अब छुपे छुपे एमसीक्यूज हैं वो आपने बता दिए हैं ना, मतलब इसके अलावा तो कोई नहीं बनेंगे?
नहीं इंशाल्लाह इनमें से इनके अलावा नहीं कुछ बनता है, यानी वो वोल्टेज वगैरह आप याद रखें, फ्रीक्वेंसीज याद रखें, ये चीजें इंशाल्लाह इसके बाद कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, बस इसको आप समझ लें, इसकी थ्योरी जो है उसको अच्छी तरह पढ़ लें। सर जो अगर ये पीएमसी ने क्वेश्चंस करवाए, जो अभी आपने पहले वाला करवाया था, अगर हम नेगेटिव से साइकिल लेके चलें तो दोनों साइड्स पे जा सकते हैं ना? बच्चे एक मिनट, निदा अनवर आपने क्वेश्चन किया, दोबारा पूछें। जी सर, ये जब हम नेगेटिव से जाएंगे, जो पहले वाला आपने लिखा है नेगेटिव ब्लू वाला, अगर हम वहां से करंट को लेके जाएं तो वो दोनों डायोड्स में मतलब D4 में भी तो जा सकता है, D3 में भी जा सकता है, किसी भी एक डायरेक्शन में जा सकता है ना? एक मिनट है, मुझे आपकी बात की नहीं समझ आई। ये वाला ऊपर वाला नेगेटिव या पॉजिटिव वाला, ये बताएं। ऊपर वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव है, अब बोल रहे हैं नेगेटिव। अब असल करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। आप कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल करंट की बात करें ना, उस लिहाज से तो वो वही होगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा? नहीं, कन्वेंशनल करंट है ना, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सर हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन में कन्वेंशनल करंट को ही लेके चलना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें सर, ठीक है सर। सर वो जो जी सर टॉप पे जो आपने लिखा है राइट साइड पे सर, फ्रीक्वेंसी 24 सर, वो समझा? एक मिनट ठहरे बच्चे, एक मिनट ठहरे, सादिकुल्लाह आप एक मिनट ठहरे। ये बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों के ना माइक उसमें से, जो आप चीजें खोली वो बंद करें जरा। सादिक या सिद्दीकुल्लाह, क्या नाम था आपका, आप क्वेश्चन करें, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैंने कहा जो टॉप पे आपने लिखा है सर राइट साइड, आपके लैपटॉप में से कहाँ से बात आ रही है, ये शोर बहुत है, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। सर ये फ्रीक्वेंसी का पूछ रहे हैं, 2f in is equal to f out, सर ये एक्सप्लेन कर दें। देखिए आपके पास ये एक साइकिल है, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट है वो 50 होती है, ठीक है। इनपुट पर आपने जब एक साइकिल दिया, ठीक है, आउटपुट पर आपके पास दो सेम आपके पास पॉजिटिव साइकिल आपको मिले, ठीक है, एक साइकिल है। ये बेसिकली जो एक पूरा है ना, एक डब्बा सा जो मैंने बनाया, इसका है रिपल, एक रिपल ये, एक रिपल ये, नंबर ऑफ रिपल्स इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये साइकिल है, ये एक साइकिल है, ये दो रिपल्स हैं, तो यानी एक साइकिल कंप्लीट होगा तो आपको दो रिपल्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो जितने रिपल्स होंगे वो रिपल वैसे नंबर ऑफ रिपल्स इन 1 सेकंड उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस तरह के 50 हर्ट्ज 50 साइकिल्स आएंगे आपको इनपुट पर, और आउटपुट पर इस तरह के आपके पास 100 जो है इस तरह के आपके पास रिपल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रिपल्स 100 है, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो नंबर ऑफ रिपल्स 2 टाइम ज्यादा है, तो इसका मतलब है रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर 2 टाइम ज्यादा है इनपुट से। ये बात समझ आई आपको? सर 2020 के पीएमसी पेपर में वो आया था क्वेश्चन, फुल वेव सर्टिफिकेशन में कितने डायोड्स लगेंगे? एक ऑप्शन था सर 2 और दूसरा था 4, कौन सा सही होगा? नहीं उसके साथ असल में ना उसमें दोनों ऑप्शन ठीक होने, ऐसा इसका ग्रेस मार्क मिला था सर, मैं बताता हूँ, इसमें दोनों ऑप्शन ठीक होने चाहिए, 2B और 4B, ठीक है। और या तो ये हो ना कि ये अगर पेपर बना है, अब क्योंकि नेशनल एमडीकैट है, तो नेशनल एमडीकैट में फेडरल पंजाब दोनों बुक्स हैं, तो अगर तो ये सिर्फ पंजाब वाले बनाते, जैसे पहले बनता था पंजाब पीएमसी का, जो पंजाब वाले बनाते थे, फिर आंसर 4 था। अगर ये नेशनल एमडीकैट वाले बनाते हैं तो फिर उनको ये मेंशन करना पड़ेगा कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ब्रिज अरेंजमेंट है या दूसरी अरेंजमेंट है, वो सेंटर टैप वाली, आपको पता चलेगा। अगर सर हमारी ब्रिज है ना सर, मतलब पंजाब वालों की जी, तो जो पंजाब बोर्ड से हैं सर, उनकी 4 डायोड्स वाली है ना ब्रिज रेक्टिफायर। और अगर वो दे देते हैं कि ये जो केपी के और सिंध, दोनों ऑप्शन ठीक होने चाहिए। सर ये जो केपी के और सिंध में, इनमें भी यही है जो मतलब ब्रिज है, और ये जो केपी के सिंध में ये जो केपी के और सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, उनमें भी ये ब्रिज और ये जो दूसरी वाली क्या नाम था इसका, यही है। सिंध में मुझे पता नहीं है, केपी के में तो फेडरल की बुक ही है,
तो अगर वो सर सिंपल इस तरह कह देता है ना कि बताएं नंबर ऑफ डायोड, तो फिर ये बात बनती नहीं। नेशनल एमडी कैट है, नेशनल का मतलब है कोई भी बुक हो सकती है, तो उसमें उनको मेंशन करना चाहिए कि सर लास्ट ईयर भी नेशनल एमडी कैट था। तो वैसे इस दफा ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं है ना, क्योंकि सब बोर्ड्स में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं ये चीजें। हाँ कॉन्ट्रडिक्शन तो वाली है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सर अगर एमसीक्यू में फंक्शन लिखा हो तो इसमें तो 2 होगा ना, मतलब एक साइकिल में कितने डायोड्स फंक्शनल होते हैं, तो फिर तो 2 ऑप्शन होगा, मतलब आंसर होगा। फंक्शनल 2 होते हैं, फंक्शनल 2 कह सकते हैं, या वो ये कह ले मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स फॉर अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन कितने चाहिए। मिनिमम का अगर वो पूछते हैं फिर 2 होंगे, यानी एक जो है वो फुल वेव नहीं कर सकता, 2 कर सकते हैं। आपसे पूछे जाए तो ठीक है। सर पीएमसी का सैंपल पेपर आया था, उसमें उसने म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछा था, तो हम लोग वो टॉपिक पढ़े। इस दफा म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है आपके कोर्स में सर, वो पीएमसी का सैंपल पेपर में आया था। सर पीएमसी के चारों पेपर आ गए सैंपल, सर वो आप करवाएंगे या हम खुद सर करेंगे? सैंपल पेपर में आउट ऑफ सिलेबस भी है क्वेश्चंस। हाँ जैसे बोले तो आउट ऑफ सिलेबस में बायोलॉजी के अंदर भी इतने वो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो उन्होंने डाले हुए सैंपल पेपर के अंदर। वो किसी बोर्ड में भी नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो उन्होंने डाले हुए हैं। हाँ जैसे वो एमबीबीएस के कुछ फर्स्ट ईयर की चीजें हैं वो उसमें उन्होंने पूछी हैं। और सर बुक लाइंस नहीं है, वो कहते हैं हम बुक लाइंस नहीं देंगे। तो लाइन तो ना दें, जो अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं लाइन से भी बियॉन्ड जा रहे हैं ना, उस टॉपिक में जो चीजें मेनली आ रही हैं वो सारी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप इन टॉपिक्स को सर लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये सैंपल पेपर है, जस्ट जो मतलब ओरिजिनल पेपर होगा वो मतलब सिलेबस से ही होगा। अगर वो लिखा है फिर ठीक है। सर कहते तो वो हर बार ऐसे हैं। और ये अगर ऐसा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस होगा या कोई एमसीक्यू के ऑप्शन में कंट्राडिक्शन होगी तो लाजमी बात है वो फिर आपको उसका वो देंगे उसके ग्रेस मार्क्स। सर पिछली दफा तो हमारे पास प्रूफ था कि हमें आउट ऑफ सिलेबस आए, इस दफा तो हमारे पास वो भी नहीं होना। लाइक हम लोग करके आएंगे वो उधर ही क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे और वो हमारे पास कुछ होगा भी नहीं। बहुत तेज है पीएमसी। किसी का पेपर भी अलग होगा, कौन कौन करेगा ऑब्जेक्ट। इस तरह का तो मिसहैप है, फिर वो सबके साथ ही होगा, सभी को रगड़ा पड़ेगा। असल में कंफ्यूजन होती जरूर है। आप जो कहते हैं ना कि वो जो गिब्स के एलएमएस है वहां पर ये टॉपिक्स हैं वो इस वजह से उन्होंने रखे होते हैं कि कहीं वो दे ना दे। हालांकि उन्होंने जो सिलेबस है उसमें मेंशन की, हर चीज मेंशन की है, ठीक है ना। तो उसमें उन साल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अब आप ये देखें इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस जो पीएमसी के सिलेबस में वेव वाला चैप्टर के जो उन्होंने लिखे हैं ना टॉपिक्स, उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन और ना ही मेरा ख्याल है वो स्टेशनरी वेव नियर कॉलम है, लेकिन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना उसमें उन्होंने सारा लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस भी और ये सारा भी। तो इस वजह से आपको मैं तो उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ जो उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि क्या क्या पढ़ाना है। अब उसको फॉलो करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर उससे बाहर देते हैं तो सर पीएमसी के सैंपल पेपर्स आप करवाएंगे सर क्लास में? मैं करवा दूंगा। आप मुझे वो पेपर सेंड कर दीजिएगा, वो देख लेंगे किसी एंड पे ना, मैं पेपर आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। सिलेबस के बाद करेंगे जी। सर ब्रिज रेक्टिफायर में 4 ही वर्किंग में नहीं है? नहीं, एट ए टाइम तो 2 वर्किंग में होते हैं ना। D1 फॉरवर्ड बाइसिंग होती है ना मेन एट ए टाइम। लेकिन रिवर्स बाइसिंग वो भी तो फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं ना कि वो रेजिस्टेंस में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे करंट। क्या मतलब रेजिस्टर में है एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना है हमने, तो वो भी तो यही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि खुद में से नहीं गुजरने देंगे और उसमें से एक ही डायरेक्शन में गुजारेंगे। तो कहना क्या चाह रही हैं आप, एंड रिजल्ट क्या है? तो एंड रिजल्ट ये कि चारों फंक्शनल होते हैं। मैं समझ लगी, एंड रिजल्ट क्या है? सर मतलब चारों ही फंक्शनल हैं, ये मैं कह रही हूँ। नहीं फंक्शनल, अगर आप मेजॉरिटी करंट और माइनॉरिटी कैरियर्स का करंट
कैरियर्स का जो करंट है अगर उसको देखेंगे फिर तो चारों फंक्शनल है, लेकिन आप अगर हमें जो रेक्टिफिकेशन है फुल वेव उसमें हमने ये देखना होता है फॉरवर्ड बाइस जो है कितने हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस कितने हैं। तो फॉरवर्ड बाइस एट ए टाइम 2 होंगे और फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से आपको आउटपुट जो है वो मिलेगी। जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी वजह से आपको आउटपुट नहीं मिलनी, आउटपुट पे वो माइनॉरिटी करंट आ रहा होता है उसको रोका जाता है, वो मैं क्लिपर क्लैंपर के जरिए ना उनको रोका जाता है। सर मैंने पहले भी पूछा था कि रिवर्स करंट इंक्रीज होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है ना, तो ये फुल रेक्टिफिकेशन में, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में सर्किट ब्रेक क्यों नहीं होता? बच्चे दोबारा पूछें, आपकी आवाज कट रही है। सर मैंने पूछा है कि जब रिवर्स करंट इंक्रीज होता है ना जी, तो ये जो रिवर्स बाइसिंग में सर्किट जो है वो ब्रेक कर जाता है, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ये जो सर्किट है ब्रेक क्यों नहीं करता ड्यूरिंग रिवर्स बाइस जो 2 डायोड्स होते हैं ना? उनमें भी कर जाएगा। रिवर्स बाइसिंग में जो रिवर्स के हैं उनके अगर आप वोल्टेज अगर आप वो पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा दे देंगे ये भी कर जाएगा। सर नहीं करेगा वैसे मेरे ख्याल से। जो डायोड है हर डायोड का नहीं करना चाहिए सर। देखिए अगर आप उसको उससे भी ज्यादा पीक इनवर्स वोल्टेज से भी ज्यादा दे दें, अब बिल्कुल ए पॉइंट की अगर आप बात करें तो उसने D4 में तो जाना ही नहीं, उसने तो पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस लेना है ना, वो तो फॉरवर्ड बायस वाले पे जाएगा। चलें बच्चे इसको इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें फिर बाद में इनको ना नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।